हाय दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस के अंदर हम लोगों ने बात की है सिंक्रोनस काउंटर्स के बारे में। तो सिंक्रोनस काउंटर में हमने दो स्पेसिफिक काउंटर देखे, रिंग काउंटर और जॉनसन काउंटर। उसके बाद हमने देखा एक जनरल सिंक्रोनस काउंटर को किस तरह से डिजाइन करते हैं, जिसमें हमने देखा कि सबसे पहले बनता है स्टेट डायग्राम, फिर बनती है स्टेट टेबल, फिर बनती है एक्साइटेशन टेबल, देन के मैप एंड देन लॉजिक सर्किट डायग्राम। तो ये पूरा प्रोसेस हम लोग कवर कर चुके हैं कि सिंक्रोनस काउंटर में अगर कोई भी काउंटर डिजाइन करना है, कोई भी रैंडम सीक्वेंस अगर बनाना है, तो वी कैन रियलाइज दैट सीक्वेंस। उसके अंदर हमने लॉकआउट के बारे में भी बात की कि लॉकआउट को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, आइदर यूजिंग अ रीसेट पल्स और बाय मैपिंग अनयूज्ड स्टेट टू अ यूज्ड स्टेट। अब इस लेक्चर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, काउंटर का सेकंड पार्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। दैट सेकंड पार्ट इज कॉल्ड एज योर एसिंक्रोनस काउंटर्स। ठीक है, जैसे हमने सिंक्रोनस काउंटर्स की बात की है, ऐसे ही अब हम बात करेंगे एसिंक्रोनस काउंटर्स की। अब ये एसिंक्रोनस काउंटर्स कौन से होते हैं? ये वो काउंटर होते हैं जहां पे हर फ्लिप फ्लॉप में सेम क्लॉक पल्स नहीं जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग करते क्या हैं कि प्रीवियस स्टेज का जो फ्लिप फ्लॉप है उसके आउटपुट को नेक्स्ट स्टेज के लिए एज अ क्लॉक यूज किया जाता है। अब एसिंक्रोनस काउंटर के अंदर जो हम पढ़ते हैं काउंटर, दैट इज कॉल्ड एज योर रिपल काउंटर। ठीक है, रिपल काउंटर कुछ भी नहीं है, इट इज अ स्टैंडर्ड टाइप ऑफ एसिंक्रोनस काउंटर। ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड एसिंक्रोनस काउंटर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिपल काउंटर। और इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं कि जो क्लॉक सिग्नल है वो एक ही फ्लिप फ्लॉप को दिया जाएगा, बाकी सभी फ्लिप फ्लॉप्स के लिए पिछली स्टेज के आउटपुट को एज अ क्लॉक हम लोग यूज करेंगे। तो इसमें एक पॉइंट लिखो, रिपल काउंटर इज अ Ripple counter is a standard asynchronous counter in which only one flip flop is given clock signal and for the other flip flops the output of previous stage acts as the clock signal. Output of the previous stage acts as the clock signal. अब रिपल काउंटर भी दो तरह के होते हैं, एक होता है बाइनरी, एक होता है नॉन बाइनरी। देखो, बाइनरी का मतलब है जिसका मॉड बनता है 2 टू द पावर n। ठीक है, और यहां होता है मॉड लेस देन 2 की पावर n। जैसे अगर 3 बिट है तो 3 बिट में मॉड 8 काउंटर बनाओ या 8 स्टेट बने। मैंने बताया था मॉड का मतलब क्या होता है कि जहां जितनी नंबर ऑफ स्टेट्स होती है उसे कहते हैं मॉड। तो 3 बिट में कितनी मैक्सिमम पॉसिबल स्टेट्स हैं? 2 की पावर 3 यानी कि 8। तो अगर काउंटर ऐसा बना जिसमें 8 स्टेट यूज हो जाएं तो उसे बोलोगे बाइनरी रिपल काउंटर, और अगर 8 का यूज नहीं कर रहे हो तो उसे बोलेंगे नॉन बाइनरी रिपल काउंटर। जैसे याद करो, सिंक्रोनस काउंटर के अंदर भी जब हमने एग्जांपल्स देखे थे तो मैंने ऐसा भी एग्जांपल लिया था, मॉड 6 ग्रे कोड काउंटर। तो उसमें हमने 8 की जगह कितनी स्टेट्स का यूज किया था? 6 का। सेम वे में यहां अगर पूरी स्टेट्स का यूज नहीं करो, कुछ स्टेट को अनयूज छोड़ दो तो नॉन बाइनरी, सारी स्टेट अगर यूज हो जाए तो बाइनरी। ये बात क्लियर हुई? ठीक है, तो बेसिक कंस्ट्रक्शन के बारे में क्या ध्यान रखना है कि एक फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक और बाकियों में आउटपुट को क्लॉक की तरह यूज करेंगे। इसके बाद एक पॉइंट और लिखो, द फ्लिप फ्लॉप in which clock signal is applied
will act as LSB, will act as LSB, ठीक है। तो अगर कभी ये पहचानना हो कि कौन सा फ्लिप फ्लॉप LSB की तरह काम करेगा और कौन सा MSB की तरह, तब हम उसमें पहचान सकते हैं जिसमें क्लॉक सिग्नल गया है वही क्या है, LSB। अब देखो जो बाइनरी काउंटर्स होते हैं उसके अंदर दो पॉसिबिलिटी होती हैं, एक तो अप काउंटर और एक डाउन काउंटर। जैसे याद करो सिंक्रोनस में मैंने बनवाया था अप डाउन काउंटर, तो उसमें मैंने क्या किया था, एक मोड इनपुट लिया था, उसको मैंने बोल दिया था अगर ये 1 होगा तो ये अप काउंटर है, 0 होगा तो ये डाउन काउंटर है। तो इसी तरह से एसिंक्रोनस के अंदर भी दो पॉसिबिलिटी होती हैं कि काउंट इंक्रीजिंग है या काउंट डिक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग है तो अप काउंटर, डिक्रीजिंग है तो डाउन। अब कैसे पहचानते हो, देखो मैंने बोला क्लॉक में क्या फीड होता है, पिछली स्टेज का आउटपुट, और हमें यह देखना होता है कि किस तरह की ट्रिगरिंग है, उससे नेचर डिसाइड होता है। अब देखो क्लॉक में अगर तुमने क्यू दिया है और ट्रिगरिंग पॉजिटिव एज है, जो फ्लिप फ्लॉप है वो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, तब ये डाउन काउंटर बनता है। क्लॉक में तुमने क्यू दिया है और ये ट्रिगरिंग नेगेटिव एज है, तब ये बनता है अप काउंटर। क्लॉक में तुमने क्यू बार कनेक्ट किया है और ट्रिगरिंग पॉजिटिव एज है, तब ये बनता है अप काउंटर। क्लॉक में क्यू बार दिया है और नेगेटिव एज है, तब ये बनता है डाउन काउंटर। ठीक है, ये चीज अभी हम लोग देखेंगे भी, डेराइव भी करेंगे। बट देखो याद कैसे रखोगे, क्यू और पॉजिटिव प्लस प्लस प्रोडक्ट क्या आया, प्लस, क्यू बार माने नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव प्रोडक्ट क्या आया, पॉजिटिव। तो जहां प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जाए, प्लस इंटू प्लस या माइनस इंटू माइनस, वो क्या होगा, डाउन काउंटर। जहां प्लस इंटू माइनस यानी प्रोडक्ट क्या आया, नेगेटिव, या माइनस इंटू प्लस प्रोडक्ट क्या आया, नेगेटिव, तो वो क्या होगा, अप काउंटर। तो अप काउंटर है या डाउन काउंटर है, उसे डिसाइड करने के लिए दो चीजें देखोगे कि क्लॉक के अंदर कौन सा सिग्नल जोड़ा गया है, क्यू या फिर क्यू बार, और ट्रिगरिंग किस टाइप की है, पॉजिटिव एज या फिर नेगेटिव एज। इस बेसिस पे हमेशा डिसाइड होता है वेदर इट इज अ अप काउंटर और अ डाउन काउंटर। तो ये स्टैंडर्ड होता है रिपल काउंटर के लिए। ठीक है, तो सबसे पहली हेडिंग डाल लेना 3 बिट रिपल अप काउंटर, 3 बिट रिपल अप काउंटर। तो इसके अंदर एक पॉइंट लिखो, इन अ रिपल काउंटर all flip flops, in a ripple counter all flip flops operate in toggle mode, operate in toggle mode। ठीक है, जैसे सिंक्रोनस काउंटर में इनपुट पे कुछ भी लग सकता था, यहां कुछ भी नहीं लग सकता है, यहां सब टॉगल मोड में ही ऑपरेट करेंगे। तो देखो जैसे मैं जेके फ्लिप फ्लॉप का अगर यूज कर रहा हूं, तो 3 बिट का हमें चाहिए, तो इसीलिए मैंने 3 फ्लिप फ्लॉप बना लिए। तो इसमें वाला पॉइंट भी लिख लेना, सिंस 3 बिट काउंटर is being designed, 3 bit counter is being designed, we have to use 3 flip flop, we have to use 3 फ्लिप फ्लॉप। और देखो हर एक को टॉगल मोड में भेजना है। टॉगल मोड जेके में तब होता है जब जे और के दोनों क्या रहें, 1। मैंने क्या बोला, रिपल काउंटर में सभी फ्लिप फ्लॉप टॉगल मोड में होने चाहिए।
तो मैंने जे के सबका 1 1 कर दिया, ठीक है। अब मैं ट्रिगरिंग यहां ले रहा हूं नेगेटिव एज, लेने के लिए तुम पॉजिटिव एज भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम नेगेटिव एज ले रहे हैं। अब मुझे क्या बनाना है, अप काउंटर। मैंने क्या बताया, अप काउंटर की पहचान क्या होती है कि क्लॉक में जो सिग्नल गया है और जो ट्रिगरिंग है उसका प्रोडक्ट आना चाहिए नेगेटिव। ट्रिगरिंग कौन सी है, नेगेटिव एज ट्रिगर, तो क्लॉक में क्या जाना चाहिए, क्यू, क्योंकि क्यू इंटू नेगेटिव विल कम आउट टू बी नेगेटिव। तो देखो क्या करते हैं, क्यू को हमने भेज दिया क्लॉक में, और इसी तरह से मैंने अभी बताया था जो फ्लिप फ्लॉप के अंदर सीधा क्लॉक सिग्नल जाएगा वो फ्लिप फ्लॉप हमारा होता है एलएसबी, और उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं फ्रॉम एलएसबी टू एमएसबी। तो एलएसबी कैसे पहचानोगे, ये ध्यान रखना, हमेशा जरूरी नहीं है कि लेफ्ट में ही बना के दूं, हो सकता है ये वाला फ्लिप फ्लॉप राइट में रखा होता। तो जिसमें क्लॉक अप्लाई की गई है वो फ्लिप फ्लॉप क्या होगा हमारा, एलएसबी, और फिर उससे दूसरी तरफ बढ़ते हुए तुम जाओगे एमएसबी की तरफ, ठीक है। तो सभी फ्लिप फ्लॉप को हमने टॉगल मोड में बायस कर दिया। अब हमें यह समझना है इसकी वर्किंग कैसे होगी। देखो ये वाला फ्लिप फ्लॉप कब ट्रिगर होगा, जे नॉट के नॉट वाला, ये ट्रिगर होगा क्लॉक के नेगेटिव एज पे। अब J1 K1 के लिए क्लॉक का काम कौन कर रहा है, Q नॉट, तो J1 K1 वाला ट्रिगर होगा Q नॉट के नेगेटिव एज पे। Q नॉट का नेगेटिव एज माने जब Q नॉट 1 से 0 जाए। ऐसे ही J2 K2 उसके लिए क्लॉक क्या है, Q1, तो ये ट्रिगर होगा Q1 के नेगेटिव एज पे, यानी जब Q1 जाता है 1 से 0। तो ये पॉइंट लिखो, LSB फ्लिप फ्लॉप, LSB flip flop is triggered at the LSB flip flop is triggered at the negative edge of the clock, is triggered at the negative edge of the clock, and for Q1 flip flop, and for Q1 flip flop, Q naught acts as the clock. For Q1 flip flop, Q naught acts as the clock, so it is triggered, at negative edge of Q naught, it is triggered at negative edge of Q naught, which means when Q naught goes from 1 to 0, which means when Q naught goes from 1 to 0. अगला पॉइंट, Q2 flip flop has Q1 as the clock. Q2 flip flop has Q1 as the clock, so it is triggered at negative edge of Q1. So it is triggered at negative edge of Q1, which means when Q1 goes from 1 to 0, from 1 to 0. अब देखो इसकी स्टेट टेबल हमें बनानी है। ठीक है, तो इनिशियली ये मान लो सारे फ्लिप फ्लॉप क्लियर्ड थे, तो सब में क्या था, 0। अब मैंने क्या बोला है, Q नॉट कब ट्रिगर होता है, एट नेगेटिव एज ऑफ द क्लॉक। सारे फ्लिप फ्लॉप टॉगल मोड में हैं, तो जैसे ही उन्हें क्लॉक का एज मिलेगा वो तुरंत अपने आउटपुट को टॉगल कर देंगे या अपने आउटपुट को प्रीवियस वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। टॉगल का मतलब क्या था, 0 से 1 या 1 से 0। अब देखो क्लॉक एज आया, क्लॉक किस में लगी है, एलएसबी वाले फ्लिप फ्लॉप में। क्लॉक एज आते ही ये हो गया 0 से 1। लेकिन अब देखो Q नॉट किसके लिए क्लॉक का काम कर रहा है, J1 K1 वाले के लिए। Q नॉट क्लॉक का काम कर रहा है और ट्रिगरिंग कैसी है, नेगेटिव एज। तो तुम्हें Q नॉट में क्या ढूंढना है, नेगेटिव एज।
जब Q0 0 से 1 गया है तो ये वाला एज कैसा है, ये वाला एज बना पॉजिटिव एज। तो पॉजिटिव एज पे तो ये ट्रिगर नहीं हो सकता ना, इसके लिए ट्रिगरिंग कैसी चाहिए, नेगेटिव एज। यानी Q0 कहां जाना चाहिए, Q0 शुड गो फ्रॉम 1 to 0। अभी कहां जा रहा है, 0 से 1। तो यानी Q1 वाला फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर नहीं हो पाएगा। ये बात समझ आ रही है, Q1 वाला ट्रिगर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि Q0 में अभी नेगेटिव एज नहीं मिला। तो जब ट्रिगर नहीं हुआ तो इसकी वैल्यू सेम रहेगी। अब Q1 किसके लिए क्लॉक का काम कर रहा है, Q2 के लिए। यहां कोई एज नहीं आया, जब तक क्लॉक में एज नहीं आएगा ये भी ट्रिगर नहीं होगा, इसकी वैल्यू रहेगी 0। ठीक है, तो हमेशा क्या देखना है, प्रीवियस बिट का एज ढूंढना है अगली बिट को टॉगल करने के लिए। अगला स्टेप देखो, अगली क्लॉक एज आई, भाई इसमें तो क्लॉक ही जा रही है तो ये तो टॉगल कर ही जाएगा। अब देखो ये वाला एज कैसा आया, नेगेटिव एज आ गया। अगर Q0 में नेगेटिव एज आ गया तो इसको नेगेटिव एज मिल गया, ये ट्रिगर हो गया, ये ट्रिगर होते ही टॉगल कर जाएगा। तो ये टॉगल कर गया 0 से 1। अब Q1 में कैसा एज बना है, ये है पॉजिटिव एज। अगर ये पॉजिटिव एज है तो Q2 ट्रिगर नहीं हो सकता, उसे क्या चाहिए, नेगेटिव एज। तो इसकी वैल्यू अब भी रही सेम। अगले क्लॉक एज पे आओ, ये तो टॉगल करेगा ही करेगा। अब ये वाला एज बना पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव है तो Q1 ट्रिगर नहीं हो सकता, उसे नेगेटिव एज चाहिए, तो उसकी वैल्यू रह गई सेम। अब यहां कोई एज ही नहीं आया तो Q2 भी ट्रिगर नहीं होगा, उसकी वैल्यू भी रहेगी सेम। अगले क्लॉक एज पे आओ, ये फिर टॉगल कर गया, ये टॉगल कर गया तो मिल गया नेगेटिव एज। अगर Q1 को नेगेटिव एज मिल गया तो ये टॉगल कर जाएगा। अगर ये टॉगल कर गया तो Q1 में भी क्या बन गया, नेगेटिव एज। Q1 में जो नेगेटिव एज है वो Q2 को ट्रिगर कर देगा। Q2 अगर ट्रिगर हो गया तो ये भी टॉगल कर जाएगा। ठीक है, अब अगले क्लॉक पे आओ, अगले क्लॉक पे ये गया 1, लेकिन इस बार ये था पॉजिटिव एज। अगर ये पॉजिटिव एज है तो Q1 ट्रिगर नहीं हो सकता, वो रहेगा सेम। अगर इसमें कोई एज नहीं आया तो Q2 भी रहेगा सेम। ठीक है, तो LSB से MSB की तरफ बढ़ना है हमेशा। LSB तो हर क्लॉक एज पे टॉगल हो रही है LSB, लेकिन LSB के एज को देख के नेक्स्ट बिट चेंज होगी, नेक्स्ट बिट के एज को देख के MSB चेंज होगी। अगला बताओ मुझे क्या होगा, ये तो टॉगल करेगा ही करेगा, क्या बन गया, नेगेटिव एज। अगर नेगेटिव एज आ गया तो कौन टॉगल कर जाएगा, Q1। लेकिन ये वाला एज कैसा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव एज पे Q2 तो ट्रिगर नहीं हुआ तो वो रहा सेम। अगला ये टॉगल कर गया, लेकिन ये एज कैसा है, पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो ये टॉगल नहीं करेगा, ये सेम रहा तो कोई एज नहीं बना तो ये भी सेम रहा। अब अगले पे आओ, ये फिर टॉगल किया तो ये एज बन गया नेगेटिव। नेगेटिव एज पे ये Q1 वाला ट्रिगर हो गया तो ये टॉगल हो गया, ये टॉगल हो गया तो फिर क्या मिल गया, नेगेटिव एज। अगर फिर नेगेटिव एज मिल गया तो Q2 ट्रिगर हो जाएगा, Q2 भी कर गया टॉगल। तो देखो पूरी साइकिल बन गई। साइकिल कैसे बनी, पहले वैल्यू थी तुम्हारी 0, 0 0 0 का मतलब है 0। फिर तुम किस पे गए, 1 पे, फिर हम गए 2 पे, फिर हम गए 3 पे, देन 4, then 5, then 6, then 7 और वापस आ गए फिर 0 पे। तो ये बन रहा है अप काउंटर। ये क्लियर है कि काउंट बढ़ता जा रहा है। और कितनी स्टेट्स का यूज किया है हमने, 8 स्टेट का यूज कर लिया, इसीलिए इसे बोलोगे बाइनरी काउंटर। अगर सारी स्टेट्स का यूज नहीं करते हैं तब होता है नॉन बाइनरी काउंटर। ठीक है, और रिपल का मतलब बेसिकली क्या होता है, जैसे रिपल एडर था तो रिपल एडर में क्या था, पिछली स्टेज की कैरी जब आती है तब अगली स्टेज में एडिशन होता है। ऐसे रिपल काउंटर क्या है, जब पिछली स्टेज में एज आएगा तभी अगली स्टेज में टॉगल आउटपुट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, जब इस तरह से कास्केडिंग की जाए कि पिछली स्टेज का वेट करना पड़े तब उसे क्या बोल सकते हो, रिपल। ठीक है,
तो रिपल टर्म का मतलब ही ये होता है, इट हैज टू वेट फॉर प्रीवियस स्टेज इन ऑर्डर टू चेंज इट्स ओन आउटपुट। ये बात समझ आई अच्छे से? अब देखो इसी को वेवफॉर्म के टर्म्स में समझते हैं। तो ये जो नीचे मैंने सर्कल वाला डायग्राम बनाया, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं स्टेट डायग्राम। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है जब हम लोग सीक्वेंशियल सर्किट की बात करते हैं। अब देखो क्लॉक सिग्नल ले लेते हैं वेवफॉर्म के लिए। ठीक है, और जब ये वेवफॉर्म बनाओगे ना तो कोशिश करना कि 8 से ज्यादा क्लॉक पल्स लेके चलना, क्योंकि 8 से ज्यादा नहीं लोगे तो सारी स्टेजेस नहीं दिखा पाओगे। ठीक है, ये मैंने क्लॉक पल्सेस ले ली। अब ट्रिगरिंग मैंने नेगेटिव एज ली है, तो जब मैंने ट्रिगरिंग नेगेटिव एज ली है तो वेवफॉर्म नीचे ड्रॉ करने के लिए मुझे कौन से एजेस को नीचे लाना पड़ेगा? नेगेटिव एजेस को। ठीक है, तो पहले मैं नेगेटिव एजेस को नीचे ड्रॉ कर लेता हूं। तो एज हमेशा ना वही नीचे लाना जब कभी वेवफॉर्म बनानी हो जिस पे ट्रिगरिंग हो रही है, वरना क्या बहुत ज्यादा क्राउडेड हो जाती है वेवफॉर्म अगर दोनों एजेस को नीचे ले आए। तो ये हमने सारे एजेस नीचे ले लिए। अब मैं Q0 से वेवफॉर्म बनाना स्टार्ट करूंगा। Q0, फिर Q1, फिर Q2। अब देखो इनिशियली सारे जीरो थे ना, अब पहला नेगेटिव एज आता है तो Q1 Q0 टॉगल कर जाएगा। अब लेकिन Q0 जब टॉगल कर रहा है तो इसमें कौन सा एज बन रहा है? पॉजिटिव, तो Q1 टॉगल नहीं कर पाएगा। अगर Q1 टॉगल नहीं किया तो Q2 को तो एज मिला ही नहीं, इसने भी टॉगल नहीं किया, तो ये बन गई 0 0 1। अब अगले क्लॉक एज पे Q0 फिर से टॉगल कर गया। अब ये टॉगल कर गया तो इसको मिल गया नेगेटिव एज, ये टॉगल कर गया। लेकिन ये वाला एज कैसा है? पॉजिटिव, पॉजिटिव पे नहीं टॉगलिंग हो सकती, तो ये स्टेट आ गई 0 1 0। अगले नेगेटिव एज पे फिर टॉगल कर गया, लेकिन अब ये एज कैसा था? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पे तो ट्रिगरिंग नहीं होती है और इसमें कोई एज बना ही नहीं, तो ये सेम रहा, तो ये हो गया 0 1 1। नीचे से देखना Q2 Q1 Q0 जो मैं नाम लिख रहा हूं 0 1 1। अगला नेगेटिव एज आया, फिर Q0 टॉगल कर गया। अब ये मिल गया नेगेटिव एज, नेगेटिव एज मिलने से ये टॉगल कर गया, यानी इसमें भी आ गया नेगेटिव एज। अगर इसमें नेगेटिव एज आ गया तो ये भी टॉगल कर जाएगा। अब देखो 1 0 0। अगला नेगेटिव एज फिर से टॉगल, लेकिन ये वाला एज कैसा है? पॉजिटिव, तो ये तो ट्रिगर नहीं हो सकता, और जब ये ट्रिगर नहीं हुआ तो अगला भी ट्रिगर नहीं होगा, क्योंकि पिछली स्टेज में जब एज आता है तभी अगली स्टेज टॉगल करती है। अब ये क्या हो गया? 1 0 1। अगला नेगेटिव एज फिर से टॉगल। अगर ये नेगेटिव एज मिल गया तो यहां पे टॉगलिंग आ जाएगी। अब अगर यहां पे सॉरी ये टॉगल करके 1 जाएगा ना, 0 था। अब ये वाला एज कैसा है? पॉजिटिव, पॉजिटिव एज पे ट्रिगरिंग नहीं होती है, तो ये रहेगा सेम। तो अब ये हो गया 1 1 0। अगला नेगेटिव एज फिर से टॉगल। अब ये पॉजिटिव एज है, 0 से 1 गया है ना, अगर ये पॉजिटिव एज है तो अगली स्टेज ट्रिगर नहीं होगी, वो सेम रहेगी। ये अगर सेम रही तो कोई एज ही नहीं आया तो अगली स्टेज भी सेम रहेगी, ये हो गया 1 1 1। अगले पे फिर से टॉगल, ये नेगेटिव एज आया
तो इसकी वजह से ये टॉगल कर गया, ये नेगेटिव एज आया, इसकी वजह से ये टॉगल कर गया, फिर से किस पे आ गए 0 0 0। अगले एज पे फिर से टॉगल, तो ये हो गया 1, लेकिन ये पॉजिटिव एज है तो ये 0 ही रहा, और इसमें कोई एज नहीं आया तो अगली स्टेज भी सेम रही। फिर नेगेटिव एज, फिर से टॉगल, ये नेगेटिव एज बन गया तो ये हो गया 1, और ये पॉजिटिव एज है इसलिए अगली स्टेज ट्रिगर नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से चलता है। हमेशा पिछली स्टेज में नेगेटिव एज आना चाहिए अगली स्टेज के टॉगलिंग के लिए, क्योंकि हमने सारे फ्लिप फ्लॉप क्या लिए, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड। ठीक है, अब देखो ये वाली जो वेवफॉर्म है इसका पीरियड अगर देखूं, इसका पीरियड है 2 टाइम्स टी क्लॉक। ये दिख रहा है ना, इतना ही तो पीरियड है, स्क्वायर वेव भी तो बन रही है 1 0 1 0 1 0, तो ये है 2 टी क्लॉक, क्योंकि टी क्लॉक इतना होता है, तो ये है 2 टी क्लॉक। इसमें देखो 1 1 0 0 1 1 0 0, यानी क्लॉक के 4 इंटरवल आ रहे हैं, तो इसका पीरियड बना 4 टाइम्स टी क्लॉक। अब इसमें देखो ये 4 बार 1 है और 4 बार 0 है। ठीक है, जैसे 0 0 0 से लेके, तो इसका पीरियड जो आएगा 4 बार 1 और 4 बार 0, तो ये आएगा 8 टाइम्स टी क्लॉक। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ इसमें सभी आउटपुट्स का टाइम पीरियड सेम नहीं है। याद करो सिंक्रोनस काउंटर में क्या हो रहा था, चाहे जॉनसन था चाहे रिंग था, सभी आउटपुट्स का टाइम पीरियड एग्जैक्टली सेम था, तो सभी की फ्रीक्वेंसी भी क्या थी, एग्जैक्टली सेम। लेकिन यहां एग्जैक्टली सेम नहीं बनेगा, यहां सभी का टाइम पीरियड अलग अलग आ रहा है। ये बात क्लियर है? तो इसके अंदर अगर मैं फ्रीक्वेंसी पूछता हूं Q0 की, क्या लिखोगे, 1/2 टाइम्स टी क्लॉक, या फिर f/2, वेयर f इज द क्लॉक फ्रीक्वेंसी, Q1 की 1/4 टी क्लॉक, या फिर f/4, Q2 की 1/8 टी क्लॉक, या फिर f/8। ठीक है, तो इसका मतलब LSB की फ्रीक्वेंसी है f/2, तो इट इज एक्टिंग एज डिवाइड बाय 2, फ्रीक्वेंसी डिवाइडर का काम कर रहा है, और कितने फैक्टर से डिवाइड कर रहा है, 2 से। अगली बिट कितने से डिवाइड कर रही है, 4 से, और उससे अगली बिट डिवाइड कर रही है 8 से। ठीक है, तो इस तरह से यहां अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वेवफॉर्म जनरेट कर सकते हो एक क्लॉक सिग्नल की मदद से। तो इस चीज का हम फायदा भी उठा सकते हैं कि अगर हमें अलग अलग फ्रीक्वेंसी का सिग्नल चाहिए तो वो यहां से जनरेट किया जा सकता है। बट इतना करने की ना जरूरत नहीं होती, मतलब ऐसा मत सोचो वेवफॉर्म के बिना काम ही नहीं होगा। देखो मैं यहां पे भी दिखा सकता हूं टाइम पीरियड, इसके अंदर कितनी स्टेट आ रही है, देखो 0 1, फिर 0 1, फिर 0 1, फिर 0 1, यानी ये कितने क्लॉक एजेस में रिपीट हो रहा है, ये 2-2 क्लॉक एजेस में रिपीट हो रहा है। तो मैं इसका टाइम पीरियड बोल दूंगा 2 टी क्लॉक। इसमें देखो क्या आ रहा है, पैटर्न रिपीट क्या हो रहा है, 0 0 1 1 0 0 1 1, तो इसमें कितने बिट्स का पैटर्न रिपीट हो रहा है, 4 बिट्स का, तो इसका टाइम पीरियड हुआ 4 टी क्लॉक। इसमें देखो रिपीटेशन कैसे आई, 4 0 4 1, अब अगले फिर से 4 0 आएंगे, तो इसका पीरियड हो गया 8 टी क्लॉक। तो तुम किसी भी आउटपुट का पैटर्न देख लो और उसमें देख लो कितनी बिट्स का रिपीटेटिव सीक्वेंस बन रहा है। जैसे Q0 है, उसमें 2 ही बिट का बन रहा है, 0 1 0 1 0 1 0 1, तो उसका पीरियड हुआ 2 टी क्लॉक। Q1 है, उसमें 4 का ग्रुप रिपीट हो रहा है, 0 0 1 1 0 0 1 1, उसका पीरियड हुआ 4 टी क्लॉक। Q2 है, उसमें 8 बिट का पैटर्न रिपीट करेगा, तो उसका पीरियड हुआ 8 टी क्लॉक। तो अगर हम रिपीटिंग सीक्वेंस पता कर लें टेबल में से, देन ऑल्सो वी कैन जज द टाइम पीरियड ऑफ ईच आउटपुट। तो पहला पॉइंट लिखो, इफ द रिपीटिंग सीक्वेंस is determined
is determined in the state table of the counter, in the state table of the counter, then we can determine the time period of each output, the time period of each output. अगला पॉइंट, in synchronous counter, all the output bits, in synchronous counter, all the output bits have the same period and frequency, but in asynchronous counter, each output has a different frequency. Each output has a different frequency. ये बात क्लियर हुई? ठीक है, तो कभी भी वेवफॉर्म मत बनाने बैठना एग्जाम के अंदर, सिर्फ ये टेबल बना के जज कर लोगे क्या फ्रीक्वेंसी आने वाली है। तो रिपीटिंग सीक्वेंस पता करना होता है बस। अब देखो, अगर इसके अंदर प्रोपोगेशन डिले ले आए, मैंने एक चीज शुरू में बोली थी, सिंक्रोनस काउंटर फास्टर होता है एज कंपेयर टू एसिंक्रोनस काउंटर। अब यहां मैंने डिले नहीं माना था, तो मैं ये मान रहा था आउटपुट इंस्टेंटली चेंज हो रहा है। अब डिले की बात करते हैं। देखो, तो सीक्वेंस बनाना शुरू करते हैं। क्लॉक Q2, Q1, Q0, ठीक है। इनिशियली सारे 0 0 0 थे। अब जैसे ही टाइम पीरियड हुआ क्लॉक का, तो ये क्या हो जाना चाहिए, Q0 को टॉगल करना चाहिए 0 0 1, लेकिन वो 0 0 1 इंस्टेंटली नहीं जाएगा। वो कब जाएगा, टी क्लॉक प्लस टीपीडी। क्या चला गया, 0 0 1। अब जब ये 0 0 1 गया, तो ये वाला एज क्या बना, पॉजिटिव, सॉरी ये 1 गया तो पॉजिटिव एज बना। अगर ये पॉजिटिव एज है तो अगले दोनों ट्रिगर नहीं हो सकते, वो क्या रहेगा, 0। अब अगला क्लॉक एज आया, अगला क्लॉक एज कब आएगा, 2t क्लॉक पे, तो इसे टॉगल करके कहां जाना चाहिए, 0 पे। लेकिन ये कितना टाइम लेगा, टीपीडी, फिर ये चला जाएगा 0 पे। अब ये नेगेटिव एज बन गया, लेकिन ये नेगेटिव एज आया कब है, ये नेगेटिव एज आया है 2t क्लॉक प्लस टीपीडी। तो ये नेगेटिव एज की वजह से अगली बिट ट्रिगर होगी, वो जाएगी 0 से 1, लेकिन उसे भी 0 से 1 जाने में टाइम लगेगा। वो कितना टाइम और लेगी, टीपीडी। तो टोटल टाइम क्या हो गया, 2t क्लॉक प्लस टीपीडी। तब ये चली जाएगी 0 से 1। अब ये वाला एज कैसा है, पॉजिटिव, तो अगला तो ट्रिगर ही नहीं होगा, वो रहेगा 0 पे। ये बात क्लियर हुई? अब अगला क्लॉक एज आता है। अगला क्लॉक एज कब आ रहा है, 3t क्लॉक पे, ठीक है। 3t क्लॉक पे ये फिर से ट्रिगर हो गया, ये बन गया 1, लेकिन कितना टाइम और लिया इसने, टीपीडी। तो ये 1 बन गया, लेकिन अब ये वाला एज पॉजिटिव था, तो ये दोनों में कोई चेंज नहीं आएगा। अगला क्लॉक एज आया 4t क्लॉक पे। अब समझना, 4t क्लॉक पे अगर एज आया तो ये चला जाएगा 1 से 0, लेकिन कितना टाइम और लेगा, टीपीडी। अब ये नेगेटिव एज बन गया, तो अगली बिट भी क्या जानी चाहिए, टॉगल करनी चाहिए, लेकिन अब वो कितना टाइम लेगी, वो इसमें भी टीपीडी और लेगी, और टीपीडी लग गया उसे, तो ये कैसा बना एज, नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव एज है तो अगला भी ट्रिगर होगा, अगला किस पे जाएगा, 1 पे, लेकिन वो भी अपना टाइम लेगा, वो भी टीपीडी ले जाएगा, तब बनेगा 1 0 0, ठीक है। तो इसका मतलब देखो, क्लॉक एज आने के प्रोपोगेशन डिले बाद एलएसबी ट्रिगर होती है, उससे और टीपीडी बाद उससे अगली बिट ट्रिगर होती है, उसके भी टीपीडी बाद उससे अगली बिट ट्रिगर होती है। यानी सारी बिट एक साथ चेंज नहीं होती हैं,
एक एक करके चेंज होती हैं और हर बार डिले कितना बढ़ता चला जाता है, टीपीडी, 2 टीपीडी और 3 टीपीडी। ये बात समझ आई? ऐसे ही देखो, मान लो स्टेट है 1 1 1, अब क्लॉक आई टी क्लॉक पे, मान लो इनिशियल स्टेट है 1 1 1, क्लॉक टी क्लॉक पे आई, तो क्या होगा, ये वाली जो बिट है इसे टॉगल करना चाहिए, लेकिन ये टॉगल कब करती है, टी क्लॉक प्लस टीपीडी पे, ये हो गया 0। अभी ये दोनों यही रहे, ये दोनों 1 1 ही रहे, लेकिन अब अगली बिट ने देखा भाई इसमें तो नेगेटिव एज आ गया, नेगेटिव एज आ गया तो अगली बिट को टॉगल करना चाहिए था। वो टॉगल तो करेगी लेकिन इमीडिएट नहीं करेगी, वो कब करेगी, 2 टीपीडी के बाद। तो 2 टीपीडी के बाद ये टॉगल कर गई, अब इसमें आ गया नेगेटिव एज। जब अगली बिट ने ये देखा इसमें नेगेटिव एज आ गया है तो अगली बिट को समझ आया उसे भी टॉगल करना है, बट वो भी कितना डिले और दे देगी, टीपीडी, तो उस समय पे अगली बिट भी टॉगल कर जाएगी। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, 1 1 1 से जैसा मैंने यहां दिखाया था कि सीधा 0 0 0 आ गए, तो सीधा 0 0 0 नहीं आते, बीच में इंटरमीडिएट स्टेट्स भी बनती हैं। ये बात समझ आ रही है? क्योंकि सारी बिट एक साथ टॉगल नहीं करती, प्रोपोगेशन डिले का डिले आ जाता है या प्रोपोगेशन डिले का इंटरवल आएगा। तो ये वाला एक पॉइंट लिखो, ड्यू टू प्रोपोगेशन डिले of each flip-flop, due to propagation delay of each flip-flop, all the outputs cannot toggle simultaneously, so they toggle at different times, resulting in some unwanted intermediate states, ठीक है? तो ये दोनों स्टेट अनवांटेड थी, 1 1 1 से कहां जाना चाहिए था, 0 0 0 पे। दोबारा समझो, देखो 1 1 1 था, टी क्लॉक पे क्लॉक आई, क्लॉक तो आई लेकिन ये एलएसबी को टॉगल करना चाहिए, ये टॉगल करेगी कुछ टाइम बाद, कितने टाइम बाद, टीपीडी बाद। अब ये टॉगल कर गई, अगली बिट को मिल गया नेगेटिव एज, तो अगली बिट भी टॉगल करेगी लेकिन इससे भी टीपीडी बाद, क्योंकि अगली बिट को नेगेटिव एज कहां मिला है, टी क्लॉक प्लस टीपीडी, तो अगली बिट को टॉगल करने में और कितना टाइम लगेगा, टीपीडी, तो वो टॉगल करी टी क्लॉक प्लस 2 टीपीडी। जैसे ये टॉगल करी अगली बिट को नेगेटिव एज मिल गया, इसको नेगेटिव एज अगर मिल गया तो इसे भी टॉगल करना चाहिए, लेकिन इसे नेगेटिव एज कब मिला, टी क्लॉक प्लस 2 टीपीडी। अब ये टॉगल कब करेगी, और टीपीडी के बाद, यानी टी क्लॉक प्लस 3 टीपीडी। तो यहां मैं जो डिले की बात कर रहा हूं, याद करो जब मैंने टाइमिंग पैरामीटर्स पढ़ाए थे तो मैंने 2 डिले बताए थे डी फ्लिप फ्लॉप के अंदर, एक तो टीडी क्यू, डेटा टू क्यू, एक टीसी क्यू, क्लॉक टू क्यू। तो यहां कौन सा डिले चल रहा है, क्लॉक टू क्यू, क्योंकि क्लॉक के एज पे टॉगलिंग आनी चाहिए, तो क्लॉक के एज के बाद कितना डिले आ रहा है उसे क्या बोलोगे, क्लॉक टू क्यू डिले। क्योंकि एसिंक्रोनस काउंटर में सभी फ्लिप फ्लॉप किसमें, टॉगल मोड में, तो सबका इनपुट तो तुमने फिक्स ही कर रखा है, 1 1 कर रखा है ना, तो इनपुट से कोई डिले नहीं आ रहा, डिले किसका आ रहा है, क्लॉक का, कि क्लॉक आने के कितनी देर बाद आउटपुट बदलता है, दैट इज क्लॉक टू क्यू डिले। तो क्लॉक टू क्यू डिले क्या माना है, टीपीडी। अब इसका मतलब देखो क्या है, मेरे को अगली स्टेट कब जाके मिल रही है, नेक्स्ट स्टेट अवेलेबल, नेक्स्ट स्टेट कब मिली है, एट टी क्लॉक प्लस 3 टीपीडी, इसी पे मिल रही है। अब ये स्टेट मिल जानी चाहिए अगला क्लॉक एज आने से पहले, क्योंकि अगर अगला क्लॉक एज आ गया तो फिर से टॉगलिंग शुरू हो जाएगी। कहने का मतलब 1 1 1 से पहले 0 0 0 मिल जाए
तब अगला आउटपुट तब आना चाहिए, उससे पहले नेक्स्ट टॉगलिंग नहीं शुरू होनी चाहिए। तो मैं ये बोलूंगा नेक्स्ट क्लॉक पल्स शुड कम आफ्टर दिस टाइम। ये बात समझ आ रही है? अगली क्लॉक पल्स पहले नहीं आनी चाहिए, पहले भाई पिछला आउटपुट तो स्टेबल हो जाए, तभी तो अगली स्टेट पे जाओगे। 0 0 0 मिला नहीं, 0 0 1 की तरफ पहले चल दें तो वो चीज गलत है। हम क्या चाहते हैं, पहले 1 1 1 से किस पे आ जाएं, 0 0 0 पे, तब हम आगे बढ़े 0 0 1 की तरफ। इसीलिए अगली क्लॉक पल्स को इस टाइम के बाद आना चाहिए। अगर पहली क्लॉक पल्स टी क्लॉक पे आई है तो अगली कब आएगी, अगली आएगी 2t क्लॉक पे, और वो टाइम इससे बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू टी क्लॉक प्लस 3tpd। टी क्लॉक को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ तो टी क्लॉक मस्ट बी ग्रेटर देन 3tpd, या 3 तो फ्लिप फ्लॉप थे ना, तो इसको क्या कह दो, ntpd। अगर रेसिप्रोकल ले लोगे तो f क्लॉक मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 1/ntpd। तो ये जो है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है क्लॉक की जो कि यूज की जा सकती है। तो देखो मैंने सिंक्रोनस काउंटर में बोला था सभी में क्लॉक क्या थी, सेम, तो वहां डिले कितना था, टीपीडी। यहां डिले कितना आ रहा है देखो, एनटीपीडी, क्योंकि एक एक करके डिले बढ़ता जा रहा है। एक का आउटपुट आया, वो अगले के लिए क्लॉक दिया, तो उसका आउटपुट और देर बाद आया, फिर वो अगले के लिए क्लॉक बना, उसका आउटपुट और ज्यादा देर बाद आया। यानी एसिंक्रोनस काउंटर में डिले ऐड होता जाता है, तो ओवरऑल डिले क्या होता है, n इंटू टीपीडी। वहीं सिंक्रोनस में क्या होता है, टीपीडी। अच्छा, नहीं तो ऐसे याद करो, जब हमने रिपल एडर पढ़ा था तो हमने बोला था अगली स्टेज पिछले की कैरी का वेट करती है, तो डिले क्या होता चला जाता है, ऐड। तो ओवरऑल डिले हमने निकाला भी था टी सम प्लस n-1 टी कैरी। तो जितना ज्यादा स्टेजेस को कास्केड करते जा रहे थे उतना डिले बढ़ रहा था। सेम चीज यहां हो रही है, यहां डिले किसके प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप के। तो जितने ज्यादा बिट का काउंटर बनाओगे उसके अंदर डिले उतना ही ज्यादा होगा, और ज्यादा डिले अगर होगा तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कम होगी। ये एफ मैक्स का मतलब है इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी का क्लॉक सिग्नल लगाना गलत है। अगर लगाओगे तो सही आउटपुट नहीं मिल सकता। तो मैंने कंडीशन सिर्फ क्या रखी है कि एक बार आउटपुट मेरा स्टेबल हो जाए तब मैं अगला टॉगलिंग स्टार्ट करूंगा, उससे पहले अगले टॉगल को हम शुरू नहीं करते। ये बात क्लियर हुई? तो ये वाला एक पॉइंट लिख लेना भले ही, once the output is stable, after n into tpd, delay, the next clock pulse should arrive, otherwise the next toggling will start, even before previous output is stable, यानी अगले आउटपुट पे काम शुरू हो जाएगा इससे पहले कि पिछला आउटपुट हमें मिल पाता, उससे पहले ही अगले आउटपुट पे काम चालू हो जाएगा। तो वो चीज क्या है, अनडिजायरेबल है। ये बात समझ आई? अब देखो मैंने ये बोला रिपल काउंटर में सभी फ्लिप फ्लॉप किस में होने चाहिए, टॉगल मोड में। तो रिपल काउंटर जरूरी नहीं जेके से बनाओ, तुम और भी फ्लिप फ्लॉप से बना सकते हो, जैसे डी फ्लिप फ्लॉप। अब देखो डी से कैसे बनाते, मान लो 3 ही बिट का बनाना है तो क्या करते, डी नॉट क्यू नॉट बार, D1 Q1 बार,
फिर D2 Q2 Q2 बार, ठीक है। और ट्रिगरिंग कैसी ले रहे थे, नेगेटिव एज ट्रिगरिंग ले रहे थे। इसमें तो क्लॉक गई थी, इसमें गया था अपना Q। मैंने बोला था ना अप काउंटर के लिए प्रोडक्ट नेगेटिव आना चाहिए। अब इसके बाद इसको टॉगल मोड में कैसे सेट करते हो, डी फ्लिप फ्लॉप में मुझे पता होता है Qn+1 इज D, और टॉगल मोड में क्या चाहिए होता है Qn बार। तो क्या करोगे, D0 में Q0 का बार फीड कर दो, D1 में Q1 का बार फीड कर दो, और D2 में Q2 का बार फीड कर दिया जाए। तो इस तरह से हम लोग रिपल अप काउंटर भी बना सकते हैं यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि हमेशा जेके का ही साथ लिया जाए, अलग अलग फ्लिप फ्लॉप से बना सकते हो, जैसे कि डी। सेम वे में एसआर से बन सकता है। देखो एसआर से कैसे बनेगा, एसआर के लिए क्लॉक थोड़ा मैं ऊपर दिखा देता हूं, क्योंकि मुझे दो इनपुट लेने हैं अब, एस और आर, ठीक है। एसआर से बना रहे हैं। बस करना तुम्हें इतना है कि फ्लिप फ्लॉप को रखना है टॉगल मोड के अंदर। हर फ्लिप फ्लॉप टॉगल मोड में जाना चाहिए। इनपुट ऐसे रखो कि टॉगल मोड में ऑपरेट करे। अब वो कैसे रखोगे, देखो अब इसके अंदर क्या होता है कि S में Q बार दे दो और R में Q दे दो। S में Q बार, R में Q, S में Q बार और R में Q, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या किया है, मुझे SR में पता है Qn+1 होता है S प्लस R बार Qn। तो मैंने S में क्या दिया है Qn बार, R में क्या दिया है Qn। तो ये हो गया Qn का बार। तो इस तरह से SR फ्लिप फ्लॉप से भी बन सकता है। बस इतना ध्यान रखो कि हर फ्लिप फ्लॉप को किस में ऑपरेट कराना है, टॉगल मोड में। तो उस तरह से कोई भी रिपल काउंटर बना सकते हो। तो चलो चाहे तो पॉइंट लिख लेना। टू डिजाइन रिपल काउंटर, टू डिजाइन रिपल काउंटर using any other flip flop, using any other flip flop, we must make sure that the flip flop operates in toggle mode, that the flip flop operates in toggle mode, ठीक है भाई। तो इतनी बात समझ आती है कि किस तरह से हम लोग रिपल अप काउंटर बना रहे हैं। तो इसके अंदर जो है ना, अच्छा कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं तो प्रोपोगेशन डिले वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि प्रोपोगेशन डिले अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं भी समझ आया है तो एक बार और उस पार्ट को प्ले करके देखना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि कैसे ट्रांजिशन हो रही है, ठीक है। अब अगली हेडिंग डालना 3-bit रिपल डाउन काउंटर, 3-bit रिपल डाउन काउंटर। तो मैंने बोला था अगर क्लॉक और नेचर ऑफ ट्रिगरिंग इसका प्रोडक्ट पॉजिटिव आता है तो डाउन काउंटर होता है, और नेगेटिव आता है तो अप काउंटर होता है। तो अब डाउन काउंटर की बात कर रहे हैं। देखो अगर इसको टी फ्लिप फ्लॉप से बनाए, मेरा एम बस क्या है कि सारे फ्लिप फ्लॉप किस में होने चाहिए, टॉगल मोड में। अब टी में तो बहुत आसान है ना, टॉगल मोड क्या करना पड़ता है, टी को 1 कर दोगे तो टॉगल, और टी 0 रहेगा तो होल्ड।
जैसे जेके में हमने जे और के को 1 1 रखा था, तब वो टॉगल मोड में था। तो अब यहां क्या होगा देखो, टी नॉट क्यू नॉट क्यू नॉट बार, T1 Q1 Q1 बार, T2 Q2 Q2 बार। अब हमें क्या करना है, अब की बार देखो पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग ले लेता हूं। मुझे प्रोडक्ट पॉजिटिव चाहिए ना, तो पॉजिटिव एज में Q दे दो, पॉजिटिव एज में Q दे दिया जाए, और T को क्या रख दो 1, T को रख दो 1, T को रख दिया 1। अब यहां से तुम्हें आउटपुट्स मिल जाएंगे Q0 Q1 और Q2। ठीक है, तो इस बार देखो प्रोडक्ट पॉजिटिव है भाई। पॉजिटिव कैसे है, क्योंकि हमने क्लॉक में दिया है Q और क्लॉक है पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड। ठीक है, तो इसे क्या बोलोगे, डाउन काउंटर। जब Q और ट्रिगरिंग का प्रोडक्ट पॉजिटिव तो बोलोगे डाउन काउंटर। दूसरा तरीका क्या होता, यहां नेगेटिव एज ट्रिगर लेते, लेकिन फिर कनेक्ट किससे करते, Q बार से। तो नेगेटिव एज ट्रिगरिंग में Q बार से कनेक्ट करोगे, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग में Q से कनेक्ट करोगे। अब इसके बाद आते हैं इसकी वर्किंग पे। अब देखो हम क्या बोलेंगे, क्लॉक के पॉजिटिव एज पे ये वाला फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर होगा, और Q0 के पॉजिटिव एज पे T1 और Q1 के पॉजिटिव एज पे T2। तो ये वाला पॉइंट लिखो, इन दिस सर्किट Q0 is triggered, in this circuit Q0 is triggered at positive edge of the clock, at positive edge of the clock, and Q1 is triggered, and Q1 is triggered at positive edge of Q0, Q1 is triggered at positive edge of Q0, and Q2 is triggered, and Q2 is triggered at positive edge of Q1, Q2 is triggered at positive edge of Q1। तो अब देखो अगर इसका स्टेट टेबल लिखा जाए, तो क्लॉक Q2 Q1 Q0, इनिशियली मान लो सारे जीरो थे, सारे फ्लिप फ्लॉप हमने क्या कर रखे थे, रीसेट कर रखे थे या क्लियर कर रखे थे। अब देखो क्लॉक एज आया, क्लॉक एज आते ही Q0 को तो टॉगल करना ही है, ये हो गया टॉगल। अब ये क्या बन गया, पॉजिटिव एज। पॉजिटिव एज पे कौन टॉगल कर जाएगा, Q1। अगर Q1 टॉगल कर गया तो ये भी क्या बन गया, पॉजिटिव एज, और पॉजिटिव एज मिलते ही ये भी टॉगल कर जाएगा, तो ये भी क्या आ गया 1। तो तीनों टॉगल कर गए। पहले LSB को तो टॉगल करना है, देखो हर क्लॉक एज पे LSB ने टॉगल किया तो मिल गया पॉजिटिव एज, तो अगली बिट टॉगल हो गई। उसको भी मिल गया पॉजिटिव एज, तो उससे अगली बिट भी टॉगल हो गई। अगले क्लॉक एज पे आओ, LSB तो टॉगल करेगी, लेकिन इस बार ये क्या है, नेगेटिव एज, तो इससे अगली बिट टॉगल नहीं कर सकती, वो रहेगी सेम। अब यहां कोई एज नहीं बना, तो ये भी सेम रहेगी। ठीक है, अगले पे आ जाओ, LSB टॉगल की, बन गया पॉजिटिव एज। पॉजिटिव एज बनने से अगली बिट टॉगल कर गई, लेकिन ये वाला एज क्या हो गया, नेगेटिव। नेगेटिव पे तो ट्रिगरिंग नहीं है, ट्रिगरिंग कौन सी है, पॉजिटिव एज, तो ये रहा सेम, ये ट्रिगर नहीं हुआ। अगले पे आओ, ये फिर टॉगल की, जीरो आ गई। इस बार ये नेगेटिव एज है, अगर ये नेगेटिव एज है तो अगली बिट ट्रिगर नहीं हो सकती, वो रहेगी सेम। यहां कोई एज नहीं आया तो अगली बिट भी रहेगी सेम। फिर आओ अगले पे, ये टॉगल की, ये बन गया पॉजिटिव एज। इस पॉजिटिव एज से अगली बिट टॉगल कर गई, ये भी क्या बन गया, पॉजिटिव एज, और इससे अगली बिट भी फिर कर गई टॉगल। तो पॉजिटिव एज पे टॉगल कराना है तो क्या आ गया, 0 1 1। अगले पे आओ, ये फिर टॉगल कर गई, इस बार नेगेटिव एज, तो ये टॉगल नहीं कर सकती, ये रही 1 और ये रही 0।
अगले पे फिर टॉगल की, अब ये बन गया पॉजिटिव एज, तो इसका मतलब है ये क्या आएगा 0। अब ये क्या है नेगेटिव एज, तो ये टॉगल नहीं कर सकती, ये रही 0। अगला ये फिर टॉगल कर गई, ये हो गई 0, ये क्या है नेगेटिव एज। अब नेगेटिव एज पे ही तो टॉगल नहीं करेगी, अगली बिट 0 और अगली बिट भी 0, तो देखो वापस 0 0 0 पे आ गए। अब स्टेट देखो कैसी बनी है, 0 फिर क्या आया 1 1 1 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, देन 3, देन 2, देन 1 और फिर वापस से क्या आ गया 0। अब दिख रहा है ये डाउन काउंटर है, ये चल रहा है 7 6 5 4 3 2 1 0, तो इसका मतलब है इट इज अ रिपल डाउन काउंटर। और बाइनरी काउंटर है क्योंकि 8 स्टेट का यूज किया है, एक भी स्टेट इसके अंदर अनयूज्ड नहीं है। ठीक है, तो ये वाला भी पॉइंट लिखो, इन दिस काउंटर all the 8 states, in this counter all the 8 states have been used, so it is a binary ripple counter, अब अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो मैंने क्या तरीका था, रिपीटिंग पैटर्न देखो यहां रिपीटिंग पैटर्न क्या है 0 1 0 1 0 1, यानी एलएसबी की जो फ्रीक्वेंसी होगी 2 बिट का पैटर्न रिपीट कर रहा है, तो f/2 क्लॉक की फ्रीक्वेंसी है f। इधर देखो 1 1 0 0 फिर 1 1 0 0, तो इसमें कितना पैटर्न रिपीट कर रहा है 4 का, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हुई f/4। इसमें देखो 4 1 और फिर 4 0, अब अगली बिट फिर से क्या आ जाएगी, देखो 0 0 0 के बाद फिर से क्या आ जाएगा 1 1 1, तो 4 0 और 4 1 का पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो f/8। और देखो हर पैटर्न में चाहे Q0 पे बात करो, चाहे Q1 पे, चाहे Q2 पे, जितने जीरोस हैं उतने ही वंस है, यानी जितनी देर के लिए हाई है उतनी ही देर के लिए क्या है लो है। अगर ऐसा होता है देन इट इज बेसिकली इट हैज अ ड्यूटी साइकिल ऑफ 50%। ठीक है, तो इसमें लिखना इन एसिंक्रोनस काउंटर दो THOUGH, though the frequency of each output is different, they have the same duty cycle, which is 50%, ठीक है। इसकी वेवफॉर्म हम लोग ड्रॉ करना चाह रहे हैं, लेकिन ये ध्यान रखो एग्जाम में वेवफॉर्म से कोई मतलब नहीं है, एग्जाम में आंसर टेबल से भी आ सकता है। वी डू नॉट नीड टू ड्रॉ द वेवफॉर्म बनानी आती है उतना काफी है, बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब की बार ट्रिगरिंग कैसी ली है भाई, पॉजिटिव एज ली है, तो ये वाले एजेस पे हमें बात करनी है। ठीक है, तो अब ये वाले एजेस को नीचे ले आओ, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग है तो पॉजिटिव एज को ही मैं नीचे ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, अब मेरे पास कौन कौन से आउटपुट है Q0, Q1, Q2।
इनिशियली सारे 0 मान लो। अब क्लॉक एज आते ही Q0 तो टॉगल करेगा, Q0 टॉगल किया तो अगले को भी पॉजिटिव एज मिल गया, तो ये भी टॉगल कर गया, और इसके पॉजिटिव एज से अगले वाला भी टॉगल कर गया, तो तीनों 1 हो गए, तो ये आ गया 1 1 1। अब अगले क्लॉक एज पे Q0 फिर 0 हो गया, लेकिन इस बार ये क्या है, नेगेटिव एज। नेगेटिव एज पे ट्रिगरिंग नहीं होती है, तो यहां कोई ट्रिगरिंग या कोई एज नहीं बना, तो अगले वाला भी ट्रिगर नहीं होगा। नीचे से ऊपर जाओ, 1 1 0। अगले पॉजिटिव एज पे फिर ट्रिगरिंग आई, फिर ट्रिगरिंग आई तो फिर पॉजिटिव एज मिल गया, तो ये टॉगल कर गया। अब ये वाला एज है नेगेटिव, तो ये टॉगल नहीं कर सकता, ये रहा सेम। अब क्या बना देखो, 1 0 1। अगले क्लॉक एज पे ये फिर टॉगल कर गया। अब ये नेगेटिव एज है, तो ये टॉगल नहीं कर सकता, ये टॉगल नहीं करेगा, तो ये भी सेम रहेगा। अगला क्लॉक एज आया, फिर टॉगल हुआ। अब ये पॉजिटिव एज मिला, तो ये टॉगल करेगा, ये पॉजिटिव एज मिला, तो ये भी टॉगल करेगा। अब ये वाला क्या हो गया था, 1 0 0। अब ये हो गया 0 1 1। नीचे से देखना है, अगले क्लॉक एज पे Q0 फिर टॉगल किया। अब ये वाला एज नेगेटिव है, तो ये टॉगल नहीं करेगा। इसमें कोई एज नहीं है, तो अगला भी टॉगल नहीं करेगा। तो अब ये क्या बन गया, 0 1 0। अगले एज पे ये टॉगल किया, ये पॉजिटिव एज बना, तो ये टॉगल किया, लेकिन ये नेगेटिव एज है, तो ये टॉगल नहीं कर सकता। अब ये हुआ 0 0 1। अगले एज पे ये फिर टॉगल किया, ये नेगेटिव एज है, तो ये टॉगल नहीं कर सकता, ये टॉगल नहीं करेगा, तो अगला भी नहीं करेगा, 0 0 0। अगले एज पे फिर इसने टॉगल किया, पॉजिटिव एज है, तो इसने भी टॉगल किया, पॉजिटिव एज है, तो इसने भी टॉगल कर लिया, तो ये हो गया 1 1 1। अगले एज पे फिर 0, नेगेटिव एज है, सेम, ये सेम, तो अगला भी सेम। फिर टॉगल, पॉजिटिव एज, तो ये 0, और ये नेगेटिव एज है, तो ये रहेगा सेम। ये आ गया। तो हमेशा पिछले आउटपुट के पॉजिटिव एज पे ही अगला टॉगल करता है। अब देखो यहां से हमें दिख रहा है टाइम पीरियड, ये है 2t क्लॉक, जो मैंने टेबल से भी बताया। इसका टाइम पीरियड है 4t क्लॉक, और इससे अगले का टाइम पीरियड है 8t क्लॉक। ठीक है, तो हमें सिर्फ ये ध्यान देना है कि क्लॉक में कौन सा सिग्नल गया है, Q या फिर Q बार, और ट्रिगरिंग कैसी है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो फिर मैं बता रहा हूं, अगर प्रोडक्ट नेगेटिव आया तो अप काउंटर, प्रोडक्ट पॉजिटिव आया तो डाउन काउंटर। ठीक है, और प्रोपोगेशन डिले बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, दोनों ही काउंटर का हमेशा होता है n into TPD, n into TPD, वेयर n इज द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप। तो इवन इसमें भी अगर मैं लिखता हूं कि व्हाट इज द मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी दैट कैन बी अप्लाइड, इट इज 1 by n into TPD। इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी अगर अप्लाई करोगे तो वर्क प्रॉपर नहीं मिलेगा हमें अपने सिस्टम के अंदर। ठीक है ना, तो ये क्लियर है एसिंक्रोनस काउंटर। तो दोबारा ये प्रोपोगेशन डिले वाली बात मैं नहीं कर रहा हूं, या चलो एक करके दिखाता हूं प्रोपोगेशन डिले फिर से कैसे n into TPD आ रहा है, एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो दोबारा समझना, यहां 3 TPD ही आना चाहिए। देखो ये है 0 0 0। क्लॉक अपनी आती है कितने टाइम पे, टी क्लॉक पे। अब भाई टी क्लॉक पे LSB को लगता है टॉगल करना चाहिए, तो ये टॉगल तो करेगी 1 पे, लेकिन कितने टाइम बाद करेगी, इसके TPD के बाद। इतने बाकी की बिट रहेंगी सेम। अब ये पॉजिटिव एज आ गया, अगर ये पॉजिटिव एज आ गया तो अगली बिट को भी टॉगल करना पड़ेगा, तो अगली बिट भी क्या हो जाएगी 1, लेकिन ये भी अपना टाइम लेगी, कितना टाइम, टी क्लॉक प्लस 2 TPD। अब ये भी पॉजिटिव एज है, अभी अगली बिट चेंज नहीं होगी। पॉजिटिव एज है तो अगली को तो चेंज होना चाहिए, ट्रिगरिंग मिल गई, तो अगली भी चेंज हो जाएगी 1 पे।
लेकिन अगली बिट भी अपना टाइम लेगी, कितना, +3 TPD। तो देखो 0 0 0 से मैंने यहां डायरेक्ट दिखाया था 1 1 1, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बीच में दो इंटरमीडिएट स्टेट्स और बन रही हैं, 0 0 1 और 0 1 1, तब जाके क्या मिलता है 1 1 1। तो ओवरऑल डिले कितना आया 3 TPD। तो जैसा मैंने पहले भी बोला था, अगली क्लॉक पल्स इससे पहले नहीं आनी चाहिए, वरना ये आउटपुट कभी ठीक से हमें नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो अगली क्लॉक पल्स कब आनी चाहिए 2T क्लॉक पे, विच मस्ट बी ग्रेटर देन T क्लॉक +3 TPD। तो कंसेप्ट सेम है, बस अप और डाउन काउंटर में क्लॉक में जाने वाला सिग्नल हमने बदला है। या तो क्लॉक में सिग्नल सेम रख रहे हो तो ट्रिगरिंग हमने कर दी नेगेटिव एज से पॉजिटिव एज, बस इतना ध्यान रखना है। बाकी वर्किंग में बिल्कुल डिफरेंस नहीं है अप काउंटर और डाउन काउंटर में। ठीक है, ये प्रोपोगेशन डिले वाला ना अदर एग्जाम्स में भी काफी कॉमन क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी निकलवा लेगा एक नंबर में प्रोपोगेशन डिले बता के। तो सीधा बस फॉर्मूला लगाना है 1/n TPD, और वहीं सिंक्रोनस काउंटर होता तो क्या होता 1/TPD, क्योंकि वहां n से मल्टीप्लाई नहीं होता, सभी काउंटर्स का डिले कभी ऐड नहीं होता। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन लिखना, इनिशियल स्टेट ऑफ द काउंटर, initial state of the counter is 1, 0, 1, 0. What is the state of the counter? What is the state of the counter after 2 clock pulses? After 2 clock pulses। तो देखो सर्किट कुछ ऐसा गिवन है, अब पहले तो इसके अंदर ये देखो कि पहले तो एक काम करो, इसको ट्राई करो, वीडियो पॉज करके ट्राई करो, फिर हम सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन अगर देखें, पहले ये देखो इसके अंदर ट्रिगरिंग कैसी है, पॉजिटिव एज है, पॉजिटिव एज में कौन सा सिग्नल गया है क्यू बार, पॉजिटिव एज में अगर क्यू बार गया है तो प्रोडक्ट क्या हो गया नेगेटिव, अगर प्रोडक्ट नेगेटिव हुआ देन इट इज बेसिकली अप काउंटर। तो ये वाला पॉइंट लिख लेना, इट इज एन अप काउंटर, इट इज एन अप काउंटर because the product of triggering and the clock signal is negative, तो ये क्या है 2-bit बाइनरी रिपल अप काउंटर। ठीक है, 2-bit बाइनरी रिपल अप काउंटर। अब इसमें क्या बताया है, इनिशियल वैल्यू बताई गई है, क्या बताई थी 1 0 बताई थी, 1 0 ना हमेशा ऐसे सोचना, MSB पहले आता है LSB बाद में आता है। ये क्या है 2 है ना, रिपल अप काउंटर है, अगले पे क्या आएगा 3 आएगा, और इससे अगले पे क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो यानी 2 क्लॉक पल्सेस के बाद आउटपुट क्या होगा 0 0, क्योंकि 2-bit बाइनरी रिपल अप काउंटर है तो इसके अंदर 4 काउंट हो सकते हैं, 0 1 2 3। तो मैं ऑलरेडी 2 पे खड़ा हूं तो मैं 3 पे जाऊंगा, फिर मैं 0 पे जाऊंगा। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 0 0। अगला एक होमवर्क प्रॉब्लम लिखना, ये वाला सॉल्यूशन क्लियर है ना, तो अगर काउंटर का नेचर पहचान लोगे तो डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो। तो एक होमवर्क प्रॉब्लम लिखो जिसका डिस्कशन हम अगले वीडियो के अंदर करेंगे। फाइंड द
state of the counter, find the state of the counter after 1,333 clock pulse, 1,333 clock pulse। ठीक है, इसका मतलब 1333 इतनी क्लॉक पल्सेस के बाद तुम्हें यह बताना है काउंटर की स्टेट क्या है। आगे लिखो, इनिशियल स्टेट ऑफ द काउंटर, इनिशियल स्टेट ऑफ द काउंटर इज 110। इनिशियल स्टेट ऑफ द काउंटर इज 110। ठीक है, तो हम नेगेटिव एज ट्रिगरिंग दे रहे हैं और इसके अंदर हमने क्या भेजा है, Q0, इसमें Q1। टॉगल इनपुट क्या रहेंगे एसिंक्रोनस काउंटर के लिए, 1-1 रहेंगे, तभी तो टॉगल कर पाएगा। तो ये हमारा काउंटर है, हमें ये बताना है 1333 क्लॉक पल्सेस लगाने के बाद हमारा फाइनल आउटपुट क्या आता है। ये बात क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करना, इसका सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। ठीक है, और एसिंक्रोनस काउंटर में अगर कोई चीज याद रख के जानी है तो ना तो इसका सीक्वेंस याद रखो, ना ही इसके अंदर वेव फॉर्म। बस ये याद रखो अप और डाउन पहचानते कैसे हैं और प्रोपोगेशन डिले होता है n × TPD। बस इतना ध्यान रखो, इससे ज्यादा एसिंक्रोनस काउंटर में याद रखने की जरूरत नहीं है। तो ये तो हमारी बाइनरी रिपल काउंटर की बात हुई। अगले वीडियो के अंदर हम बात करेंगे नॉन बाइनरी काउंटर की, जहां सारी स्टेट्स का यूज ना किया जाए, कि वो डिजाइन कैसे होता है और उसकी वर्किंग कैसे होती है, ये अगले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन से, तो ये आपको सॉल्व करके रखना है। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।